स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी है वो आ गई है। 14,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अभी तक आपने अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स का पिछली बार की वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी होप ना खोएं। इस बार डेफिनेटली आप जो हैं वो फॉर्म फिल करें, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। ओके, ज़्यादा नंबर में है तो आप ज़रूर से फॉर्म फिल करें, राइट। तो इस बार का ये अच्छा मौका आप अपने हाथों से ना जाने दें, फॉर्म को फिल करें। लास्ट डेट से पहले फिल कर लें। ओके, लास्ट डेट आपकी जुलाई में है। अगर आपने एसएससी जो नोटिफिकेशन है वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में आपको सब बताया गया है, राइट। आज का जो ये सेशन है ये है आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। ओके, प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में वो आपके डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे 26 सितंबर को जो आपका शिफ्ट 1 हुई थी उसमें आए हुए सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस होंगे, ठीक है। चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। अभी तक आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस पार्ट में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जो 25 क्वेश्चंस आए हैं वो आपके टॉपिक हैं अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर, आर्टिकल्स, साइंस में जो आपका फिज़िक्स का बेसिक्स, गेम की टर्मिनोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन, मेडिवल हिस्ट्री, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस फॉर्म्स, स्पोर्ट पर्सन, एंशिएंट का एक क्वेश्चन, ओके, रिवर्स का एक क्वेश्चन, फेस्टिवल का एक क्वेश्चन। तो इन सभी टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था वो है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 6 या फिर पार्ट 5? तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन दिया है पार्ट 4। पार्ट 4 आपका जो है वो डीपीएसपी से रिलेटेड है, ओके, जिसमें आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन है, यानी वो चीज़ उसमें मेंशन है, ठीक है। इट कंटेन्स आर्टिकल फ्रॉम 36 to 51, ओके। तो ये आपका जो है वो डीपीएसपी से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल्ड विद फंडामेंटल राइट। इसमें आपके एफआर्स हैं, ओके। इट कंटेन्स आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ओके, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 जो है वो आपका स्टेट्स को टाइटल्ड करता है, यानी पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल्ड द स्टेट्स, ओके। इट कंटेन्स आर्टिकल 152 टू 237, ओके। अब हमारा 4th ऑप्शन बचा जो है हमारा आर्टिकल पार्ट 5। तो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल्ड द यूनियन, ओके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज पार्ट 5। यहाँ पर आपका जो है वो पार्ट 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
Article 52 to Article 151 deals with the executive, legislative and administrative functions of the union government. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 5। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द बॉल क्लाइन यूज्ड? कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस या फिर खो खो। आपको बताना है कि बॉल क्लाइन जो है वो किस गेम से रिलेटेड है। ओके, सो गेम्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आपसे पूछी जाती हैं। बॉल क्लाइन है ये आपका कबड्डी से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट। बैडमिंटन आपका रैकेट गेम है जिसमें आपका रैकेट होता है, शटल कॉक होती है और उसमें आप नेट बीच में होता है और आप उसके अक्रॉस खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका टेनिस। टेनिस में आपका ये भी एक रैकेट स्पोर्ट है। ओके, सिंगल्स एंड डबल्स में खेला जाता है। नेक्स्ट आपका है खो खो। खो खो आपका इंडियन स्पोर्ट है, 2 टीम्स होती हैं, 12 प्लेयर होते हैं हर एक टीम में। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम एकदम सही है। लाइट ईयर इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर, यानी इन 1 ईयर 365.25 डेज। ओके, एंड यहाँ पर एक और टर्म आया है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम ये आपका यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो ये जो आपके PYQs हैं ये SSC से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, SSC CHSL GD MTS सभी के लिए। ओके, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और इनसे रिलेटेड जो टॉपिक आपके शुरुआत में डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, उनमें आप मेहनत करें, उन्हें रिवाइज कर लें। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर सब्सिडीज़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? It is mostly used to provide benefits for rich farmer. It is a part of government expenditure in the service sector. It is an incentive to provide the benefits of advanced technology and decrease the cost of production. या फोर्थ ऑप्शन, it is used to provide benefits for capital goods producer in agriculture. यहाँ पर जो टर्म सब्सिडी यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट टू सपोर्ट इकोनॉमिक सेक्टर। ओके, एंड यहाँ पर एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज़ हैं इसका अर्थ है यहाँ पर टू सपोर्ट फार्मर। ओके, टू बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स या फर्टिलाइज़र, मशीनरी एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट इज़ एन इंसेंटिव टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers dash to establish authorities charged with the mandate of preventing environmental pollution in all its form. So आप देख सकते हैं पहले ये क्वेश्चन कितने सरल फॉर्म में पूछा जाता था, लाइक ईयर बता दो ही, और डिटेल में जाकर आपका टफ किया गया है इसको।
ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़, क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है आपका, इट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड इन द वेकअप ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश होता है, ओके, ऑथराइज्ड होता है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट लेजिस्लेचर। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, आर्टिकल 168 टू 212 इन पार्ट 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर या फिर मीसोस्फेयर। आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज, आपको बताना है क्या कहते हैं उसको। सो हम लोग अर्थ के कुछ जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला है आपका, आपको जैसा कि इन ऑप्शंस में दिख रहा होगा, इनको डिटेल में देख लेते हैं। अर्थ से 10 माइल ऊपर तक आपका एक लेयर है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ओके, यानी ये एक लेयर है आपकी ट्रोपोस्फेयर, इस नाम से जानते हैं। एंड आपकी जितनी भी मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, चेंजमेंट होते हैं, हॉट एयर बैलून्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो सभी इस स्फेयर में, इस लेयर में यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आपका 11 से 35 माइल तक की हाइट होती है, यानी ये आपकी है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, ये 11 से 31 माइल, यहीं पर आपके एरोप्लेन चलते हैं, ठीक है। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर के और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लेयर है ये आपकी ओजोन के नाम से जानी जाती है, जो हमें यूवी रेज से बचाती है। ओके, तो यानी ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है लेयर हमारी मीजोस्फेयर। ओके, मीजोस्फेयर 32 से 85 माइल तक होती है। एंड यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है वो मीटियोर की एक्टिविटी यहाँ पर होती है, ठीक है। मीजोस्फेयर में मीटियोर संबंधी जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आती है थर्मोस्फेयर। ओके, थर्मोस्फेयर जो है वो 86 से 372 माइल तक की इसकी रेंज है। ओके, और यहाँ पर आपका जो हमारी सैटेलाइट्स हैं और ऑरोरा है ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर में आपके सैटेलाइट्स और ऑरोरा एक्टिविटी ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर ये आपका सबसे बाहरी लेयर है, यहाँ पे आपकी स्पेसशिप वगैरह देखने को मिलती है। सो ये सारे जो पॉइंट्स थे लेयर्स को लेकर इम्पॉर्टेंट थे, आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है, ये क्या होता है? ये लिथोस्फेयर यूज़ हुआ है, इट इज़ अ रिजिड आउटरमोस्ट शेल ऑफ द अर्थ एनकम्पासिंग बोथ द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। यहाँ पर जिस अपर पोर्शन की बात हो रही है अर्थ के वो है लिथोस्फेयर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो जो क्वेश्चन आपको लिथोस्फेयर से रिलेटेड भी पूछा जाता है, ओजोन से रिलेटेड भी पूछा जाता है, तो आप ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन आपको दी गई हैं, उनके फाउंडर दिए गए हैं मैच
करना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको दिया है ब्रह्म समाज, फाउंडर आगे लिखे हैं राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज दयानंद सरस्वती, आर्य समाज आत्माराम पांडुरंगा। ओके, तो अब आप लोगों को बताना है कि करेक्ट फाउंडर कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया गया है ब्रह्म समाज। ओके, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय इन 1828। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, ओके, 1897 में। अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग, 1867। ओके, नेक्स्ट है आर्य समाज। तो आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती, 1875 में। सो ये जो मैच है ये आपको 4th वाला ऑप्शन है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ओके, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का 4th एंड डी का 3rd। ओके, सो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन वेस्ट बंगाल हाउ मैनी राइस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर? 3, 2, 4, 1। In West Bengal, rice is a major crop, okay, and it cultivated 3 times in a year. 3 times in a year, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, कुछ मेन राइस के क्रॉप होते हैं, उनके नेम होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है आउस राइस, ओके, आउस राइस ये आपका मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में हार्वेस्ट होता है। नेक्स्ट है आमन राइस, ये आपका नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट होता है। और अगला है बोरो राइस, ये आपका अप्रैल मई में हार्वेस्ट होता है। तो ये 3 टाइप के जो मेन हैं राइस के, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है एंड फर्स्ट आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया फेसेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर इज़ अ सेक्टर that is highly dependent on season, climate. That's why India faces seasonal unemployment in this sector. First option. Okay. Next है क्वेश्चन है कि द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंटोनमेंट्स इन इंडिया? 1857 पे कंप्लीट आपका क्लास अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1857 से रिलेटेड बन सकते हैं वो सभी उसमें डिस्कस किए गए हैं, तो वो क्लास आप देख लीजिएगा। कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ज़रा भी ध्यान से अगर किसी ने 1857 के रिवोल्ट को पढ़ा है तो वो जानता होगा मेरठ आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैमल एंड बर्ड्स? मैमल्स एंड बर्ड्स आर बोथ वार्म ब्लडेड। ओके, तो 4th आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। टू प्रमोट एग्रीकल्चर मोहम्मद तुगलक फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू मिनिस्ट्रीज। टू प्रमोट एग्रीकल्चर, दीवाने अर्ज, दीवाने अमीर कोही, दीवाने इंशा या फिर दीवाने रिसालत। मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए दीवाने अमीर कोही ये न्यू मिनिस्ट्री फाउंड करी थी। सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बात करते हैं इस बाकी बचे ऑप्शंस की। तो दीवाने अर्ज, जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका, दीवाने अर्ज वॉज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट। ओके, दीवाने इंशा वॉज अ चार्ज ऑफ द रॉयल करस्पॉन्डेंस। इट डील विद द ड्राफ्टिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ रॉयल एडिक्ट्स एंड लेटर्स। नेक्स्ट आपको दीवाने दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन दीवाने रिसालत वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड चैरिटी। ओके, सो जिस तरीके से आपका दीवाने यानी ये एग्रीकल्चर के रिलेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे ही आपसे इन ऑप्शन से भी पूछा जा सकता है। सो आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। दीवाने अर्ज आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, दीवाने इंशा आपका रॉयल करस्पॉन्डेंस के चार्ज से रिलेटेड है, दीवाने रिसालत आपका रिलीजियस अफेयर्स और चैरिटी से रिलेटेड है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल डिवीजन विच क्रोमोसोमल बिहेवियर्स टेक्स प्लेस एट द लेप्टोटीन स्टेज। Chromosomes are unsynapsed. Synapsis is complete. Homologous chromosomes pair. Chromosomes begin to condense. So during leptotyne stage, chromosomes start to condense and become visible. Okay, under a microscope. फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अरविंद पारेखा पद्म भूषण अवॉर्डी प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सितार, बांसुरी, तबला, सारंगी। सितार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला, Which playback singer was honored with Nightingale of Asia Award in 1987? इसमें कोई डाउट नहीं, आशा भोसले करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी देयर इन अ प्रोडक्ट साइड इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज मेड बैलेंस्ड। C2H5OH plus O2 is equal to CO2 plus H2O। आपको बताना है हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी देयर इन प्रोडक्ट साइड। यानी आपको इक्वेशन दी गई है C2H5OH प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। इसे जब आप बैलेंस करेंगे तो आपको कितने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग को करना होगा C2H5OH प्लस O2, 2CO2 इधर हुआ और आपका 3H2O इधर हुआ। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको 2CO2 एंड 3H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके H2O के देखने को मिल रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कुकी डांस इज़ अ फोक डांस ऑफ इंडिया दैट इज़ प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन। कहाँ परफॉर्म होता है? नागालैंड में, कर्नाटका में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो कुकी डांस आपका परफॉर्म होता है नागालैंड में, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है
The term microfinancing was first used in 1970s during the development of Grameen Bank of Bangladesh, which was founded by. It was founded by Muhammad Yunus. Okay. He was a Bangladeshi social entrepreneur, banker, economist and social leader. So first option यहाँ पर correct है, मोहम्मद यूनुस. Next question है, निरुपमा संजीव is a famous player of India. Player of what? बैडमिंटन, स्विमिंग, टेनिस या फिर चेस? टेनिस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग पल्लव किंग ऑक्यूपाइड वातापी एंड डिफीटेड द चालुक्य? Vatapi, now known as Badami, was the capital of early Chalukya dynasty in 6th century AD. After Narasimhavarman conquest, the city briefly fell under Pallav controls before being retaken by Chalukya. तो यहाँ पर नरसिम्हवर्मन आपका ये करेक्ट हो जाएगा. ओके. सो नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस बैडमिंटन प्लेयर वन सिंगापुर वुमेन 2022? सिंगापुर ओपन 2022 यह आपका जीता था पीवी सिंधु ने. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर. ओके. नेक्स्ट है, द लोक रंजन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फोक एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ विच स्टेट? मध्य प्रदेश, झारखंड, मणिपुर या फिर मेघालय? लोक रंजन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ओके. सो फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, which of the following are enumerated in part 4 of the Indian Constitution from article 36 to 51? स्टार्टिंग में आपके साथ ये डिस्कस किया गया था. ओके. सो बात कर लेते हैं फार्स की यानी फंडामेंटल राइट्स की. तो ये आपके पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है. नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये पार्ट 4 ए में मेंशन है. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिस्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. यहाँ पर आपका यूनियन से अर्थ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके. इट कवर्ड पार्ट 5 एंड आर्टिकल 52 टू 51. ओके. सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो डीपीएसपी हो जाएगा. डीपीएसपी आपका पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 में मेंशन है. ओके. पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51. थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, गंडक रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? रिवर्स पे पूरा डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है. पूरी इंडियन रिवर्स उसमें डिस्कस की गई है, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस है. तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गंडक रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बात करें अगर ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र इज़ द वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्लोइंग थ्रू तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश. ओके. नेक्स्ट है आपकी कावेरी रिवर. इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ साउथ इंडिया फ्लोइंग थ्रू स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल इन वेस्टर्न घाट. ओके. एंड इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट आपका है यमुना रिवर. यमुना रिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड इट मीट्स रिवर गंगा एट द त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज. ओके.
हम लोग बात कर लेते हैं गंगा रिवर की। तो गंगा इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, इट कंसिडर्ड सेक्रेड इन हिंदुइज्म एंड इट वर्शिप्ड एज अ गॉडेस गंगा। लेंथ है इसकी 25 किलोमीटर। गंगा रिवर इज़ अ बेसिन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस बेसिन इन द वर्ल्ड, राइट। सो यहाँ पर गंडक रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर गंगा। सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके एसएससी सीजीएल 2024 26 सितंबर शिफ्ट 1 के ये 25 क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके आने वाले सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।